पाकिस्तान के साबिक DGISI रहे हैं यहाँ पे कि इंडियन ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रा उनके साथ उनके रवाबित हैं 2008 के बाद कि रा जो है वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 नहीं 1+ एजेंसी होगी और वहां पे बाकायदा जश्न मनाया जा रहा होगा। तो 12 साल से वो ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर, 12 साल से। इस दौरान कितने DGISI आए और गए, इस दौरान कितने आर्मी चीफ्स आए और गए, किसी को ये ख्याल नहीं आया, किसी के पास ये मालूमात नहीं है कि जब असद दुरानी पिछले 12 साल से ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये हो रही है, सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ, हालांकि उनके भाई भी पिछले दिनों जो सत्ता में थे, अब उन्होंने भी मतलब शुरुआत करने की ट्राई की थी, लेकिन वोट्स कहीं कम ना हो जाए आने वाले इलेक्शन में, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले स्टेप्स नहीं काउंट किए। अदरवाइज वो भी चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू हो जाए। नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो, और भारत इतना बड़ा देश है कि पाकिस्तान का अगर इंडिया के साथ रिलेशन सुधर जाता है, ट्रेड शुरू हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की ज़्यादातर जो महंगाई है वो कम हो जाएगी, बेरोज़गारी भी कई बड़े मात्रा में कम हो सकती है, और ये जो सर्वाइव करने की बात है ना पाकिस्तान की, वो सर्वाइवल से ऊपर आ जाएगा और एक स्टेबल स्टेट होने की ओर आगे बढ़ेगा। और नवाज शरीफ यही चाहते हैं। हालांकि उन्होंने पिछले अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि एक तरफ देखिए इंडिया G20 को होस्ट कर रहा है, वहाँ पर चंद्रयान की बात हो रही है, भारत चंद्र पर पहुँच रहा है, और अगर हमारी तरफ देखें तो बेरोज़गारी, महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यही सब कुछ चल रहा है। तो इस वीडियो में यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये हुआ है कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर एजेंसी है, जो बहुत सारे ममालिक की हुकूमतों की नींद उड़ाने का सबब है, वो एजेंसी जो है उसके एक साबिक सरबरा जनाब जनरल रिटायर्ड असद दुरानी साहब को जो है वो रा का एजेंट करार दिया गया हो। ज़ाहिर है उन्होंने रा के साबिक सरबरा हैं दलत साहब के साथ मिल के एक किताब तहरीर फरमाई, एक नहीं फरमाई, 2 फरमा दी, फिर उनकी किताबें इंडिया से भी छप गई। पाकिस्तान के साबिक DGISI रहे हैं यहाँ पे कि इंडियन ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रा उनके साथ उनके रवाबित हैं 2008 के बाद। चलें, एक आम सियासतदानों पर भी इल्ज़ाम लगते रहते हैं, यहाँ पे उस सिविल सोसाइटी पे भी लगते हैं, सहाफ़ियों पे भी लगते हैं, हर किसी पे पाकिस्तान में लग जाते हैं कि जनाब कि ये गद्दार है, ये मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बात हो रही है, मुल्क के वफादार नहीं है, मुल्क दुश्मन है, फलां मुल्कों से फंडिंग लेते हैं एजेंट्स। ये पाकिस्तान में पता फतवागिरी बहुत बड़ी आम है। लेकिन ये बड़ी एक अनयूजुअल सी बात है कि पाकिस्तान के एक 3 स्टार जनरल हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, जिन्होंने आके उसको ISI को कमांड किया हुआ हो, और प्लस वो आर्मी में 32 साल तक रहे हूँ, तो उसके बारे में अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि नहीं जनाब कि ये भी इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी मुल्क की उसमें आती है, दुश्मनी में आती हैं, सिक्योरिटी वो कंसर्न्स हैं, रॉज हैं, उन पर क्वेश्चंस हैं, और उनको एक तरह का डिटेन से मुराद है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। रीजनिंग ये है कि उन्होंने कोई 2-4 किताबें लिखी हैं, 2-4 तो नहीं, मोस्टली मतलब जिस किताब पे एतराज़ है, वैसे तो उनकी बड़ी अगेन और भी 3 किताबें हैं, बल्कि 3 है टोटल, मेरा ख्याल है मैंने पढ़ी हैं, उनकी 3 पढ़ी, कोई और है तो मेरे जहन में नहीं है। तो उस पर उनको आके एतराज़ हुआ, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने बैठ कर हमारे जो हमारा दुश्मन जो एनिमी है वो, और हमारे नेबर हैं इंडिया, जिसके साथ हम 3 या 4 वार्स हम लड़ चुके हैं, और हमारे मुल्कों में दोनों आपको पता है ISI और ये रा का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं, प्रॉक्सी वार्स के, सैबोटाज के, दोनों मुल्कों के हवाले से एलिगेशंस होते हैं, दोनों को हमारा अपना नैरेटिव है, इंडिया का अपना नैरेटिव है। तो ये बात पाकिस्तान के लोगों के लिए या पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रा जो है वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 नहीं 1+ एजेंसी होगी और वहाँ पे बाकायदा जश्न मनाया जा रहा होगा, और इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा धमाल डल रही होगी कि यार हम कितने बड़े लोग हैं कि ISI का जो हेड था वो हमारे पेरोल पे था और वो हमारे लिए काम कर रहा था। ये बात बड़ी कमाल की है। ये इल्ज़ाम लगा करके असद दुरानी जो एक्स DGISI हैं, और DGISI का मतलब ये है कि पाकिस्तान के तमाम तर अहम राज, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे कहाँ पर प्लेस होते हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, बारीक मालूमात नहीं होगी, उसके लिए दूसरे इदारे मौजूद हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो खुफिया तरीन मालूमात हैं वो DGISI के पास मौजूद होती हैं। पाकिस्तान के दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो काम है उनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या होती हैं वो DGISI उसके साथ डील करता है। डोमेस्टिक टेररिज्म से लेकर पाकिस्तान के सियासी मामलात, तमाम तफसीलात जो हैं वो DGISI के हाथ में होती हैं। आप उस ऑफिस को
होल्ड करने वाले बंदे के बारे में बता रहे हैं कि उसके रॉ के साथ ताल्लुकात हैं, सिर्फ रॉ के साथ नहीं, दूसरी हॉस्टाइल एजेंसीज के साथ भी ताल्लुकात है। बाय इंप्लीकेशन आप ये कह रहे हैं कि टॉप मोस्ट बंदा जो है, जो पाकिस्तान की टॉप मोस्ट एजेंसी को हेड करता रहा है, वो फॉरेन एजेंसीज के लिए काम कर रहा है। इसकी जो इंप्लीकेशंस हैं वो इतनी गहरी हैं, इससे बड़ा धब्बा और खुद के ऊपर इल्जाम लगाने का एहतमाम कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये किस अक्लमंद शख्स ने ये ईसीएल के ऊपर रिटेन करने के लिए ये जनरल असद दुरानी के खिलाफ ये मुकदमा बनाया। आप बीसियों और आर्गूमेंट्स दे सकते थे, आप हजार और ताबीलें दे सकते थे। कोर्ट्स के अंदर आप क्या क्या किस्म के आर्गूमेंट्स नहीं देते हैं, कौन कौन से कागज आप पेश नहीं करते हैं। यहां पर तो फेक कागजात जो हैं वो भी पेश हो जाते हैं और उसके ऊपर सादिक और अमीन के ठप्पे लगवा के आप वहां से बाहर निकल आते हैं। आप दर्जनों और आर्गूमेंट दे सकते थे ईसीएल के ऊपर रखने के लिए, लेकिन आपने वो आर्गूमेंट चूज किया जिसका असर जो है वो डीजीआईएसआई की शख्सियत पर नहीं पड़ा, एक्स डीजीआईएसआई की शख्सियत नहीं पड़ा, उसके ओहदे पर पड़ा और उसके इदारे के ऊपर पड़ा। हिंदुस्तान के अंदर आपका क्या ख्याल है इस वक्त, क्या शादियाने नहीं बजाए जा रहे होंगे कि देखें हमारी ताकत देखें। रॉ जो है इस वक्त अपने आप को एक बहुत बड़ा इदारा समझ रही होगी, वो समझ रही होगी कि देखें हमारी ताकत देखें कि उनका जो अपना कानून का इदारा है वो ये कह रहा है कि उनका जो एक्स डीजीआईएसआई है वो हमारे लिए काम करता था। आप अंदाजा कर सकते हैं कि रॉ का इन्फ्लुएंस जो है फैसला साजी के अंदर जो पहले ही बहुत ज्यादा है, इस किस्म की बयानी से कितना बड़ा होगा और शकूक व शुबहात क्या जन्म दे रहे होंगे पाकिस्तान दोस्त एजेंसीज के सरबराहान के दिलों के अंदर। जो लोग हमारे साथ मिलके काम करते हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि ये कैसा मुल्क है जिसका अपना कानून का इदारा ये कह रहा है कि उसका एक्स डीजीआईएसआई जो है वो रॉ के लिए काम करता है, तो हम तो इन लोगों के साथ काम करते हैं। तो जो दोस्त हैं वो कितने परेशान और परेशान होंगे कि हम किस बंदे को ट्रस्ट करें और किस बंदे को ट्रस्ट ना करें। और तीसरी बड़ी बात, इतने बड़े इदारे के ऐसे सरबराह के ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगाकर आपने जो शकूक के बीज बोए हैं वो हर सरबराह के सर के ऊपर तलवार की तरह लटके होंगे। देखिए 2008 से बताया जा रहा है कि 2008 से जनरल असद दुरानी ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर। 2008 से लेकर हम 2021 के अंदर ये मौजूद हैं और जो किताब उन्होंने लिखी वो पिछले साल उसकी बड़ी तशहीर हुई। तो 12 साल से वो ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर, 12 साल से। इस दौरान कितने डीजीआईएसआई आए और गए, इस दौरान कितने आर्मी चीफ्स आए और गए। किसी को ये ख्याल नहीं आया, किसी के पास ये मालूमात नहीं है कि जब असद दुरानी पिछले 12 साल से ये काम कर रहे हैं मुबैना तौर पर, तो उनका हाथ रोका जाए, उनको पकड़ा जाए, उस वक्त उनका नाम ईसीएल के ऊपर डाला जाए जब वो ये काम कर रहे थे, उस वक्त नाम उनका ईसीएल के ऊपर डाला जाए जब वो हिंदुस्तान के एक्स रॉ चीफ के साथ मिलकर किताब लिख रहे थे, जब वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उससे आईएसआई के ऊपर कितना बड़ा धब्बा लगा है, पाकिस्तान की इमेज के बारे में क्या तस्वीर बनी है, पाकिस्तान के दोस्तों के दिलों में क्या शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है, और पाकिस्तान के जो दूसरे डीजीआईएसआईज हैं और जो मौजूदा डीजीआईएसआई हैं, जो आने वाले डीजीआईएसआईज हैं, उनके सर के ऊपर आपने कैसी तलवार लटका दी है। पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है। अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या पाकिस्तान में किस किस्म का असला इस्तेमाल हो रहा है? अगर कौम साथ हो, जैसे 65 में साथ थी, 71 कोई मिसाल नहीं है, 2 डिवीजन आर्मी थी, सारी दुनिया भागी हुई आएगी। 2 दफा तो अपना सीआईए का चीफ है दिल्ली पहुंचे जब उन्होंने हमला करने, एक दफ़ा तो ज़ालक ने रोक दिया और 2 दफ़ा इसराइल के साथ मिलकर कोटा पे बमबारी का मंसूबा बनाया। वो उनके पास एटम बम है, वो चंद घंटे में पुर्जे जोड़ के तुम्हें उड़ा देंगे। वो तो दुनिया जंग की, वो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी अगर एटमी जंग होती है, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उससे भी अहम बात यह है, उसका मुआवजा उनको ताजिक पता नहीं क्या है लफ्ज़ है, ताजार समथिंग उनका जहाज है, उससे तो फार सुपीरियर जो इंडिया ने बनाया है। उनका टैंक है अर्जेंट टैंक। अहमक आदमी हुक्मरान था, नीम पागल, और 3 आदमी इक़्तिदार की जंग में, भुट्टो और शेख मुजीबर रहमान वो लगे हुए थे, यही खां। तो इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है। आपकी इत्तला के लिए था कि बहुत अरसा पहले उसमें कागज़ का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका था, बहुत अरसा पहले। हमारे यहाँ तो अभी बिगनिंग हो रही है ना अदारों में।
हमने बलूचिस्तान में उन्होंने इतनी कोशिशें की, अमेरिका की आशीर्वाद थी, अफगानिस्तान का रास्ता, यहाँ भी उन्होंने अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया। वो ईद गुल जो है वो अफगानी है ना, वो तो लियाकत अली खान को कत्ल करने के लिए एक अफगानी को इस्तेमाल किया था। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, हर चीज़ बन जाती है, आपको पता ही है। यहाँ इतना बड़ा बॉर्डर था, अब बंद कर रहे हैं ना, अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। शेख रशीद के बयान में सिर्फ तार मुकम्मल हो गई है 30 जून को, वैसे मुकम्मल नहीं हुई है। ठीक है, ठीक। तो अफगानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, कोई हमला नहीं होगा, कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया की बालादस्ती तस्लीम कर लो और टेररिज्म होता रहे अफगानिस्तान के से, इसका तो सवाल ही नहीं। ये नहीं, ये जो बात मैं भी कर रहा था कि वो अपना तालिबान से कोई बहुत उम्मीद वाबस्ता नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती, मगर ये तो हमारे दुश्मन है ना, गंदी गालियां देते हैं और यहाँ कत्ल कराते हैं लोगों को। हमारी और इंडिया का अगर फोर्सेस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल फोर्सेस में इंडिया को तकरीबन 3 गुना ज्यादा बर्तरी हासिल है और हमारी एयरफोर्स में भी इसी तरह उनको गालिबन मेरे ख्याल 4 या 5 गुना बर्तरी हासिल है। अब जब बर्तरी हासिल है तो वो दंदनाता फिरेगा। डिटरेंस का मतलब ये है कि आपने दूसरे को रोक दिया कि मुझे मत मारना, डिटर कर दिया। अब पाकिस्तान डरा हुआ है, डिटरेंस तो मौजूद है कि आप डर के पहले ही ना करें, लेकिन अगर आप करें तो फिर हम आपको कुछ ना कुछ सजा देंगे, क्योंकि हमने ऐसी फोर्स रखी है जो आपसे सुपीरियर और हम तो आपका इलाका कैप्चर कर लेंगे। ये उनकी सोच है कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी हुई है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी हुई है और उसके साथ आर्मी लेवल पे हमने बड़े रिजर्व रखे हुए हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के। और ये जो रिजर्व्स हैं ये हमारी स्ट्राइक कोर्स के अलावा है। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में आपने डिफेंसिव कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा के ट्रुप की अपनी बेहतर कर ली है, काफी बेहतर। एक्सट्रीम राइटिस्ट है, आप कहते हैं आप इंडिया को तबाह कर दो, इंडिया में बिल्कुल बेड़ा करके आज जाके आप झंडा गाड़ेंगे रेडियो डेली, और आप समझते हैं इज इट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड जहां पे इंडिया एक्सपैंड कर रहा है, इंडिया ब्लू वाटर्स में जाने की बात कर रहा है, इंडिया की नेवी 8 से 10 बिलियन डॉलर सालाना अपने अंदर एक्सपेंशन कर, कहते हैं ना 5 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, हमारे पास 50 डिस्ट्रॉयर्स होंगे, हमारे पास जनाब 3 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। आप किस मिशन पे हैं? एक बात सुनो, हाँ, मतलब एक हाथी के साथ टक्कर मार के तो अपने ही सर तोड़ने की बात है। बिल्कुल तोड़ा, हमने इंडिया तोड़ा या उन्होंने हमें तोड़ा? उन्होंने आपको तोड़ा सब। लेकिन कहा यह जाता है कि चारों जगहों में पंगा आपका था, कारगिल में आप घुसे, 39 में आपका मसला, 71 में आपकी प्रॉब्लम, 65 में भी आपकी प्रॉब्लम। ये तारीख कहती है सर, देखो मैं बात नहीं करता। एक सेकंड, हम जो मर्जी करें लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ, लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर नहीं है, ये दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम जो मर्जी करें। हम अपने फौजी भेज रहे, हम जरूर भेजें, उन्होंने भी भेजे, कारगिल का उन्होंने सियाचिन पे कैसे फौजी भेजे? यही बिल्कुल फार्मूला था। तो फिर जब उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं? उन्होंने तो कर लिया और काबू कर लिया। They could have retained, you could not retain सर। बात सवाल नहीं, आपने 6,500-7 हजार फौजी मरवा दिया वहां पर। हमने अटेम्प्ट की, वी फेल्ड, डजंट मैटर, विल अटेम्प्ट अगेन। बात ये नहीं है आप चाहते एक और कारगिल हो, एक और स्टैंड ऑफ हो, एक और जंग हो। 100 दफा होगा ये, क्योंकि जब तक इंडिया ने सियाचिन पे कब्जा किया हुआ, 1200 मुरब्बा मील पाकिस्तान का कब्जा करके बैठे हुए हैं और आगे आना चाहते हैं, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? पीछे हटा लूं फौजी अपनी, उनसे कहें कि आगे? जैसा मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन में जब पाकिस्तान के हालात आपके सामने, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कैन यू अफोर्ड टू सॉर्ट ऑफ? यार मेरी जान, एक बात सुनो मेरी, 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से ज्यादा बुरे हालात तो हमारे नहीं है। और यही वो मैसेज अखबार के जरिए दे रहे हैं चाइना को, पाकिस्तान को, कि भाई ये गलती ना करना है इधर आने की, ये डिटरेंस मौजूद है, हम आपको डिटर कर रहे हैं, हम आपको पहले से डरा रहे हैं, अगर आप आए तो हमने ये रखा हुआ। तो रिएक्शन टाइम को कट किया जाए, उसका तरीकाकार ये उन्होंने किया कि बड़ी छावनियां बनाने की बजाय छोटे बैटल ग्रुप तैयार किए और छोटी छावनियां बॉर्डर के साथ साथ उनको अकोमोडेट करने के लिए छोटे छोटे आप कह लीजिए कि विलेज साइज की चीजें बनानी शुरू कर दी। अब वो उसको बनाते हुए वक्त लगना था, वो अब बन गई, बैटल ग्रुप भी बन गए। ये कोल्ड स्टार्ट का पहला कंपोनेंट है कि आपने रिएक्शन टाइम कम कर दिया, कबल इसके कि दुश्मन यानी हम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता लगे कि आप जंग के लिए तैयार हैं या आप आ रहे हैं। वो रिएक्शन टाइम आपने कम किया और अब आप बॉर्डर के इतने करीब हैं कि जिस दिन आपको कहा आप चंद घंटों में बॉर्डर पे पहुंच जाएं। डिटर कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप ये ना समझें कि हमने चाइना की तरफ ट्रुप ज्यादा मूव कर दिए हैं तो यहाँ पे हम कमजोर हैं, लिहाजा आपको टेम्पटेशन हो कि आप हमला कर दें और आप कैप्चर करें हमारी टेरिटरी। ये आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने
ये आपके लिए एक डिटरेंस तैयार कर लिया, आपको डिटर करने के लिए, आपको रोकने के लिए। तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकग्नाइज किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज़्यादा सुनी जाती। मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बढ़ते लगड़ बगड़ अपने पास बैठा ले। तो इंडिया का जो सोशल मीडिया का देखिए ज़रा वहाँ पर बात किस तरह की जाती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इतना आता है लोगों को कि वो किसी के खिलाफ आकर नीचे गालियाँ लिख दें। इसलिए अफगानिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ एक्टिव हुआ है, इंडिया का मीडिया हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हुई हैं और हमारे खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हुए हैं। तो फिर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान मीडिया जो खड़ा हो और आपकी जंग लड़े या पाकिस्तान की जंग लड़े, वो कैसे लड़े? उसमें वो कैपेसिटी जो है रह नहीं गई। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तानियों को कई बार ऐसा भी लगता है कि भाई इंडियन मीडिया जो है ना वो उस टाइप की हमारी इमेज पोर्ट्रे करता है इंटरनेशनली कि भाई हम उससे बाहर ही नहीं आ सकते, बाहर ही नहीं आ पा रहे। अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि भाई इंडिया के पास कई सारे इंग्लिश चैनल है, हिंदी और अलग अलग और तो है ही, हिंदी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, मराठी, अगर आप साउथ में जाए तो कन्नड़ा, चेन्नई कन्नड़ा और तेलुगु, तमिल, कई सारी हमारी जो रीजनल न्यूज़ चैनल भी है। लेकिन इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी कई सारी है जिससे हम अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने रखते हैं। और एक नहीं है, बहुत सारी है। और पाकिस्तान में अगर देखो तो सिर्फ एक ही चैनल है जो इंग्लिश मतलब, और वो भी यहाँ पर मुझे जहाँ तक पता है तो फिर गवर्नमेंट वाली है। तो गवर्नमेंट का जो स्टांस होगा उसको वो दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये पाकिस्तानियों को कंप्लेन रहती है कि इंडिया पाकिस्तान की जो इमेज है ना बहुत ख़राब दिखाता है और हम उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पाते। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। मैं चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत सांस रोकने जा रही है साफियों की, ये मेरी राय है। अब ये डेवलपमेंट रोकने जा रही है, अभी रोके नहीं। मैं इखलाकन बात नौकरी से फारग करना, बंदे मरवाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, इस प्रोग्राम में तुमने नहीं जाना, ये से तुमने नहीं बोलना, बे से तुमने नहीं। अब ये निजाम बनाने लगे। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी जुर्रत है। इनका रूहानी से ओ ज़ियाउल हक ने पूरा जोर लगा लिया, मुशर्रफ ने लगा लिया। आई वाज प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उस वक्त एक यूनियन थी। 87 दिन लाहौर में जुलूस निकाला जब नवाज मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस लाया था कि मीडिया बंद कर देंगे। मीडिया को इन्होंने मजाक बनाया हुआ, ये अपने पाँव की जूती बनाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जितने बढ़ते लगड़ बगड़ अपने पास बैठा ले। मीडिया पर पाबंदी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी, कोई ना कोई अल्लाह ताला चिराग जलाता रहेगा। हो जाते हैं। सो पाकिस्तानी मीडिया जो है इसको तो आपने अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं होने दिया। इसकी रेपुटेशन या इसकी जो आज न्यूट्रलिटी होती, दुनिया अगर मानती कि हाँ पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आज़ाद है और यहाँ पे कोई भी खबर छाप सकती है और कोई इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमतों का कोई दबाव नहीं है, फिर तो बात समझ में आती है कि ठीक है कि हाँ पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त जो बात कहेगा वो नरेटिव अगर स्टेट का और इस्टेब्लिशमेंट का लेकर चलेगा अफगानिस्तान के मसले पर, तो दुनिया इसको मानेगी। अगर पाकिस्तान का मीडिया करे भी सही तो ये पाकिस्तान के अंदर सुनी जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी दुनिया तो इंग्लिश आपकी चैनल्स अगर देखें, इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है शायद। कि क्या पाकिस्तानी मीडिया जो है वो वाकई इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद कर सकता है? जैसे मैंने कहा कि जो मतलब सैडली मैं उसका मीडिया का हिस्सा हूँ और मैंने बड़े करीब से कुछ चीज़ें देखी हैं कि वाकई ये बात ठीक है कि पाकिस्तानी मीडिया को नहीं खड़े होने देगा। लोग कुछ भी कहते रहे, आप लोग इससे नहीं वो डिफ़र करेंगे कि यहाँ पे आज पाकिस्तानी मीडिया की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वही स्टोरी चलती है। तो इस पर खैर एक बात में से मैं भूल गया कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी, ये कहा गया कि जनाब कि जब भी कोई खबर चलती है तो साथ में हमारे पे इल्ज़ाम लग जाता है या फलां का आप उसका एजेंडा लेके चल रहे हैं, एजेंडे वाली खबरें आप चला रहे हैं, ग्रुप पे इल्ज़ाम लग जाता है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, अब बड़ी दिलचस्प बात है कि 3-4 साल से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, इसी मीडिया को फेंटी लगाएगी, इसी मीडिया के जो बात नहीं मानेगा, हमारी मर्जी की रिपोर्टर नहीं करेगा, जर्नलिज्म नहीं करेगा, वो जेल जाएगा। तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकग्नाइज किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज़्यादा सुनी जाती है। तो इस वक्त जब इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तानी मीडिया बिकाऊ है
ये झूठा है, ये फेक न्यूज़ देता है, ये बिका हुआ है, ये एजेंडे चलाता है, ये करप्ट है, इतने सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट जो उसको सपोर्ट भी करते थे इल्ज़ामात को, क्योंकि बहुत सारे उसको घुटनों पे लाने के बाद अब अचानक जब डेवलपमेंट्स बदली हैं, अफगानिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ एक्टिव हुआ है, इंडिया का मीडिया हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हुई हैं और हमारे खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हुए हैं, तो फिर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो खड़ा हो और आपकी जंग लड़े या पाकिस्तान की जंग लड़े, वो कैसे लड़े? उसमें वो कैपेसिटी जो है रह नहीं गई, उसको एडवाइस पे चलाया गया। एक दिन पाकिस्तान का प्राइवेट मीडिया होगा, कारगिल वार के बाद जब इंडियन मीडिया ने आंसलाट की थी और हमारे पास सिर्फ भी था, तो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि जनाब हमें भी यहाँ प्राइवेट चैनल्स लाने चाहिए जो इंडियन उसका मीडिया के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करें। वो तो सारे का सारा मकसद ही फौत करके रख दिया। आपने खुद ही मीडिया की जान ले ली, उसको आके घुटनों में बिठा दिया, उसको क्रिपल कर दिया। जब क्रिपल हो गया, पूरी दुनिया में बदनामी हो गई कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल करती है। इमरान खान साहब उसको सख्ती के साथ ओपनली कहते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं। उनकी ट्रोलिंग उन्होंने लोग रखे हुए हैं, सोशल मीडिया टीमें रखी हुई हैं जो सहाफ़ियों की किरदार कुशी करती हैं, गालियाँ देती हैं, उनको झूठा पता नहीं भला भला क्या कहते हैं। अब उसी झूठे मीडिया से, झूठा मैं कह रहा हूँ, फेक मीडिया से, करप्ट मीडिया से, टूथलेस मीडिया से अब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के मसले में हम फंस गए हैं। अमेरिकन, इंडियंस, अफगानिस्तान और प्लस यूरोपियन वो मीडिया जो है ना वो आंसलाट उसकी हो रही है, आप हमें रेस्क्यू करें, हमारे साथ खड़े हैं और हमें दें। तो इंडिया का जो सोशल मीडिया का देखिए ज़रा वहाँ पर बात किस तरह की जाती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इतना आता है लोगों को कि वो किसी के ख़िलाफ़ आकर नीचे गालियाँ लिख दें, बुरा भला कह दें और चले जाएं, दैट्स इट। ये काम होता है और कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने चैनल्स हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के आम लोगों को तो पता ही नहीं उसकी जो है, वो तो यही सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो इसके हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मीडिया तो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, कितने हैं। और समझ बूझ ही नहीं है कि कभी भी दो ऐसे कंट्रीज़ के मीडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता जहां पर एक मुल्क में हमेशा जमहूरियत कायम रहे और उसी एक ऐसी ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक वहां पर सिस्टम हो, एक ऐसी जमहूरियत हो जिसकी बेस पर उनकी इकॉनमी और सब कुछ खड़ा हो, और ऐसी जमहूरियत जिसकी तारीफ़ की जाती हो दुनिया में भी। और दूसरा कंट्री एक ऐसा हो कि जहां पर जमहूरियत की वो बुरी हालत हो कि आगाज़ से लेकर अब तक तमाम अदवार जो हैं वो सिविलियन हुकूमतों से ज़्यादा फ़ौजी डिक्टेटरशिप्स रही हो। हम क्या कर रहे हैं, आपस की रंजिशें और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हो रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स में जब हम इतना फंस जाएंगे कि हम सिर्फ एक दूसरे को गद्दारी के टैग लगाने का काम ही किया करेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे लेकर आगे चलेंगे, हम कहेंगे कि आज जो है ये इसके हक़ में एक कैंपेन बनानी है, हुकूमत के हक़ में हम कहेंगे आज अपोजिशन के ख़िलाफ़ कैंपेन बनानी है, और हमें ये इल्म ही नहीं होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या गेम्स खेली जा रही हैं और वो कहाँ पहुँच चुके हैं और हम कहाँ रह गए हैं। तो फिर यही कुछ होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से 1.5 गुना है। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की उसका एसेट बेस इससे ज्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकते हैं। कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की, वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भी इंडिया की सिर्फ एक LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करके जो कंपनी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, उसकी जो नेटवर्थ है। अब किसी कंट्री की नेटवर्थ से ज़्यादा किसी दूसरे कंट्री की एक कंपनी की नेटवर्थ होना मतलब एक अलग लेवल का प्राउड है। ठीक है, आप मतलब कंपेयर करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो कि भाई अदानी, अंबानी, उनकी अगर आप नेटवर्थ काउंट कर लो तो पाकिस्तान से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है।
और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप देख भी सकते हो कि तकरीबन जो LIC की जो नेटवर्थ है वो तकरीबन 550 से लेकर 600 बिलियन है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी 250-300 या फिर मैक्सिमम $350 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं है, जबकि LIC की $570 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे यहाँ पर एक अकेली LIC जो है वो पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है, और ऐसा नहीं, कई सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर ऐसी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ IT एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हमें माशी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन उसके बावजूद हमें सामना है एक ऐसे एडवर्सरी का, एक ऐसे दुश्मन का जो कि साइज में, ताकत में, तादाद में हमसे कहीं गुना बड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है, जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है, उसको वो मैनेज करता है, वो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC का, वो पाकिस्तान की पूरी GDP से 1.5 गुना है। ये आंकड़े अभी आए हैं और ये भी पता लगा है कि इसके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये है $463 बिलियन, 463 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की GDP जो है वो 280 बिलियन डॉलर्स है, उससे 1.5 गुना। और इनफैक्ट ये जो पैसा है, ये जो LIC का एसेट बेस है, ये इंडिया की GDP का भी 18% बनता है। लेकिन इनफैक्ट अगर बात करें कि LIC का ये जो एसेट बेस है ये वर्ल्ड की कई इकोनॉमी से ज़्यादा है। पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज़्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकता है। नहीं लड़ी इंडिया एक्वायर कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है खुद को। क्या हम सर उस बिगड़ते हुए तवाजुन को बैलेंस में लाने की क्या उस पोजीशन में है? क्या हमारी कोशिश कामयाब होगी? ब्लॉक्स बन चुके हैं सर। चाइना हमारा एलाय, हम चाइना के एलाय हैं। चाइना हमें अपने आप को वेपनाइज करने में मदद भी देता है। चाइना पे कोई आफत आती है या इंडिया को एडवेंचर करता है, विल वी बी ऑब्लाइज्ड कि हम भी उसमें उसका हिस्सा बने सर? नहीं, नेवर। हम एलाइज हैं in politically how we can support each other, और ना कभी चाइना आएगा हमारी किसी मुश्किल वक्त में, ना सिचुएशन में आएगा, ना हमें इस तरह मजबूर किया जा सकता है कि हम उनके खिलाफ, और ना ही वो चाहेगा। क्योंकि देखिए सब लोग हर तरफ से अपने रास्ते बंद नहीं करते, उनको अपने रास्ते खुले रखने पड़ते हैं। इस वक्त कम से कम 100 अरब डॉलर की ट्रेड है चीन और इंडिया की, वो भी कभी वॉर पे नहीं जा सकते। 85 बिलियन डॉलर पे उसका एक्सटर्नल डेट है, 85 बिलियन डॉलर पे। और टोटल अगर आप कर्जा बोलें तो पाकिस्तान के ऊपर टोटल 283 बिलियन डॉलर्स का कर्जा दिखता है सामने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटरनल और एक्सटर्नल सारा मिला के। अगर LIC पाकिस्तान के पास होती तो ये अकेली पाकिस्तान का पूरा कर्जा पे कर सकती थी, साथ में पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा दे सकती थी। पाकिस्तान का जो इस साल का बजट था वो 45 बिलियन डॉलर था। पाकिस्तान 1-1 बिलियन डॉलर और 3 बिलियन डॉलर के लिए कहीं कहीं धक्के खा रहा है, सऊदी अरेबिया से मांग रहा है या वर्ल्ड बैंक के बाहर बैठा है। लेकिन LIC अकेली इस पूरे कर्जे को और पाकिस्तान की पूरी GDP के और पाकिस्तान के पूरे कर्जे को, के पूरे खर्चे को यानी कि बजट को, सबको समेट लिया जाए, तब भी LIC का एसेट बेस जो है, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो उससे ज़्यादा बनता है। सिर्फ एक कंपनी इंडिया की, बाकी कंपनीज की बात ही नहीं करनी है, बाकी कंपनीज का बात बहुत दूर है। इनफैक्ट चाइना की भी कोई कंपनी इतने एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं रखती है। ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंपनी और ज़्यादातर कंपनी बाहर की हैं। चाइना की भी कोई ऐसी एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी हमें आज तक दिखी नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी निगाहों में ना हो। इससे चाहता है अगर इंडिया से वो कश्मीर का राग ना गाए, 370 का ना गाए, तो वो 3 बिलियन डॉलर तो LIC से ही ले सकता था। इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जरूरत नहीं थी, 3 बिलियन डॉलर तो LIC ही दे देती उसको। तो यानी जहाँ पे इस किस्म की बाइंडिंग्स हो, इतनी जंगों की बातें तो की जाती हैं, जंगें लड़ना मुश्किल तरीन हो जाता कि चीन उससे अपसेट ना हो और पाकिस्तान को वो कहे कि S-400 आ गया। अब S-400 का सुन लीजिए, S-400 की तरह के बहुत सारे सुपीरियर सिस्टम्स
एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा से इंडिया के पास रहे हैं। इंडिया का अगर पलड़ा भारी रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में, तो हमेशा उनके ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में रहा, क्योंकि उनके पास रूसी निज़ाम के जो सिस्टम्स आते थे वो बहुत हाईली कैपेबल सिस्टम्स थे। पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो एक साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं वो किस तरह जो वो है वो इंडिया के अंदर आ रही हैं। और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं। आपको पता है कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़ रहे हैं। तब आप देखिए पिछले 10-15-20 साल में $150 अरब तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, IT एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है और यही चीजें हमें चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, अब इंडिया जो है वो हब बन रहा है दुनिया भर के स्टार्टअप्स का और थाउजेंड्स ऑफ मतलब 75 से 80 हज़ार स्टार्टअप जो है वो फिलहाल चल रहा है। और यहाँ पर जो कमर चीमा बोल रहे हैं कि 40 से 45 स्टार्टअप वो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न मतलब कि जिसकी रेवेन्यू या आप कह सकते हो कि जिसकी नेटवर्थ है वो $1 बिलियन, मतलब कि अगर आप $1 के सामने 80 रुपये काउंट करते हैं तो 8,000 करोड़ के ऊपर अगर उसकी वैल्यूएशन पहुँच जाती है तो उसको एक यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि इससे पहले इसमें अमेरिका और चाइना की मोनोपोली थी और अब सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया ऑलमोस्ट बीट करने को आया है चाइना और अमेरिका दोनों को। अब इंडिया को 2014 के बाद एक ऐसा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है, उसमें कई सारे लोग थे। अगर मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट ना होती, मतलब मोदी गवर्नमेंट ना होती और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई और गवर्नमेंट होती, कांग्रेस वाली या फिर कोई और, तो ये जो स्टार्टअप करने वाले लोग हैं ना वो डेफिनेटली US चले गए होते या फिर UK जाकर अपना स्टार्टअप शुरू करते। लेकिन अब उनको एक एटमॉस्फेयर इंडिया के अंदर मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो एक साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं वो किस तरह जो वो है वो इंडिया के अंदर आ रही हैं। में जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा वो पिछले 20 साल का है। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे और उनका वो जो एक एनवायरनमेंट है वो उनको उसका एडवांटेज हुआ। अभी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आई थिंक मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी 2020-21 में कोई हमारे 300-350 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में हुई है। और इससे पहले अगर आप चले जाएं तो 50 मिलियन, 60 मिलियन, 40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती थी। इंडिया में देख लें तो एक महीने में जो है वो 4-4, 6-6 जो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आ रही हैं। और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लाहौर में टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि दुनिया में गूगल समेत दीगर टेक्नोलॉजीज बनाने वाली कंपनीज जो हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं और ये सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं दुनिया की अमीर तरीन कंपनियां बन रही हैं। बदकिस्मती से हम इसमें बहुत पीछे रह गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सही है कि हम जैसा हर मैदान में बहुत पीछे रह गए, इसी तरह इस मैदान में पीछे तो दूर की बात है, बल्कि इस मैदान में तो हम सिरे से मौजूद ही नहीं। आपको पता है कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़ रहे हैं। तब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में इस मैदान में हमारी खाल कैसे उधेड़ रहा है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दे आर पुटिंग मनी इन इंडिया। The venture capitalists are not putting money in Pakistan. Why? What is the reason behind this? पहली बात तो ये है कि we need to be friendly. For example, ये जो सियालकोट वाला इंसिडेंट हुआ उसने हमें किस तरह मुश्किल में डाल दिया कि हमारे लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास चॉइस नहीं है। हमने पिछले 15-20 साल जब दुनिया को एनवायरनमेंट देना था कि पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, हमें कम्पीट करना था, हम आपस में लड़ते रहे। हम पहले जो मुल्ले बनाए थे हम उन मुल्लों को मारते रहे, वेट ना किया। देखिए इंडिया ने एक एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया। अब वो देखिए सारी दुनिया का रुझान ही इधर है।
मैं अगर देखूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह के ब्रांड्स हैं कि कभी हमने नाम भी नहीं सुने पाकिस्तान में, जो ब्रांड्स फॉर एग्जांपल इंडिया में है। जैसे दिसंबर में एक ब्रांड है प्रिस्टिन केयर एक आया, फिर नवंबर में इंडिया में जो है वो स्लाइस आया है, नॉब ब्रोकर आया है, स्पिनी आया है, मेंसा आया है, और बहुत सारे। इस तरह अक्टूबर में अगर आप देखें QCKO आया है, कार देखो आया है। इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, जो कि वाकई दोज आर लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब पर हमारी हुकूमतों का रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ ये कि एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर देना। रीच $92 बिलियन, क्या जो है वो मुकेश अंबानी $92 अरब पे चला गया है। इज देयर एनीवन इन पाकिस्तान? क्योंकि हम लोग 3 चीजों में पैसा क्रिएट करते हैं। आई वाज लिस्टनिंग टू एन इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान जिसने सम अप कर दी पाकिस्तान की इकोनॉमी। 10-15-20 साल में $150 अरब तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, आईटी एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है, और यही चीजें हमें चाहिए, और रोजगार भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगी। और जो बातें डॉक्टर सलमान शाह साहब आप फरमा रहे थे कि कमी है हमारे पास, असल $15 अरब सालाना हमने एक तरह से कर्ज ही देना है, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यही कि हमारे पास डॉलर की कमी। बेसिकली महंगाई को भी कंट्रोल करना है तो डॉलर्स होते तो हम शायद कंट्रोल कर सकते। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से, ऐसे प्रोजेक्ट से ये सारा कुछ काबू हो जाएगा? आईटी में हम अब जाकर इतने सालों के बाद $2 अरब तक पहुंचे एक्सपोर्ट में, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं? वाकई इतना ले जा सकते हैं कि $15 अरब का जो हमें सालाना कर्ज है या ट्रेड डेफिसिट होता है उस पर काबू पा लें? देखें, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है, और $2 अरब जो है आप देख रहे हैं कि इसी साल कोई 30-35% इसमें इजाफा हुआ है, और अगर इसी रेट से हम इसमें इजाफा करते रहे तो अगले 1-2 सालों में ये $5 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ ये भारत ने पिछले 20-25 साल में ये सफ़र तय की है। सो हमने उस लाइन पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके साथ साथ ये पूरा एक निज़ाम जो है, इकोसिस्टम जो है टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चौधरी साहब का आज का आर्टिकल है कि उसमें कि काश में इंडियन उनके इस टाइम, ये तो मैं भी कहती हूँ कि काश ऐसा हो। उन्होंने कहा जी कि 70% एप्लीकेशंस जो इंडियन सिटीजनशिप की हैं वो पाकिस्तान से हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA का डाटा है, और जिसमें आप ये समझ लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलप है। $150 बिलियन की पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करी आईटी, जो कि सऊदी अरब के तेल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं, हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं, ये इंप्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है। That they should make it sure that people do not leave this country because they feel threatened. लोग threaten feel करें कि नहीं हमें इंडिया जाना। नमस्कार दोस्तों, अब कई सारे पाकिस्तानी ये सोचते हैं या फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश हम जो है वो मतलब कि इंडियन होते, क्योंकि एक रिच हिस्ट्री है। अब देखिए पाकिस्तान की अगर आप सिचुएशन देखो ना, तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही लगती है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब जो लोग नॉर्थ से आते हैं, जो गजनवी हो या फिर गौरी हो, अब वो तो भूल ही गए हैं कि उनकी कई बार हार हो चुकी है, लेकिन वो वापस चले जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर नई तैयारी करके आते थे, और फिर ये सारी सिचुएशन वो तो भूल ही जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो मारपीट की यहाँ पर, जो नेगेटिव बातें की, और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इंडिया पर किया, आज के पाकिस्तान पर भी किया था उन्होंने, और वही तो फोर्स के दम पर उन्होंने कन्वर्ट किया उन सबको तलवार के जोर पर। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो रही है और फिर भी उस लोगों का हीरो मान रहे हो, तो डेफिनेटली आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे। लेकिन कई सारे पाकिस्तानी हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, और जो उनको जब रियलिटी पता चलती है कि हमें जो पढ़ाया गया है वो सच नहीं है, जो हमें दिखाया गया है वो भी सच नहीं है। भगत सिंह के बारे में नहीं जानते भाई सब, ज़रा सोचिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब उनको पता चलता है ना, तब उनको अपनी हिस्ट्री हो या फिर जो भी चीज़ हो उन पर मतलब थूकने जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि हम भी काश इंडियन होते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उन्होंने शुरू किया था, नेहरू की मिसाल थी कि नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले वो गांधी साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा बापू ये बताएं कि आप इंडिया को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा था अगर आप पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो 3 चीजों पर ध्यान रखना, कभी इंडिया में, भारत में महंगी ना हो। वो 3 चीजें क्या थी? उन्होंने कहा आटा, साइकिल और मूवी का टिकट।
ये 3 चीजें महंगी करोगे तो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे। और ये फाउंडेशन बनी वहां से। आटा गरीब आदमी की खुराक है, महंगा आज भी नहीं है वहां। दूसरा साइकिल है, मोटरसाइकिल आ गया, अभी भी सस्ता तरीन है वहां पे। और सिनेमा की टिकट आप देख लें, बॉलीवुड पूरी दुनिया को छा गया। परवेज चौधरी साहब का आज का आर्टिकल है कि उसमें कि काश में इंडियन उनका इस टाइम ये तो मैं भी कहती हूँ, ये तो मैं भी कहती हूँ कि काश ऐसा होता। जो हमारा एक इम्प्रेशन बन गया है पूरी दुनिया में कि पहले नहीं था, ये मैं जरूर कहूंगी पहले नहीं था, कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं, हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं, ये इम्प्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है। लेकिन दिस ट्रेंड वाज फॉर मी वाज वेरी दिस न्यूज़ वाज वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर if someone is leaving Pakistan because he is feeling insecure, that is responsibility of the government. ये गवर्नमेंट की responsibility that they should make it sure the people do not leave this country because they feel threatened. लोग threaten feel करें कि जी हमें इंडिया जाना है या हमें बांग्लादेश जाना है या हमें कहीं और जाना है, कि भाई पाकिस्तान जो है वो that is not a secure place for them because जैसे वो मियां मिट्टू का कैरेक्टर है सिंध में जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, और इसी तरह हम देखते हैं कि सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया है। जिस तरह कभी मंदिर जला देने की बात हुई या गुरुद्वारा जला देने की बात हुई, या इस तरह ये जो एपिसोड्स डिफरेंट जगहों पे हुई हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर एक ग्रुप के अंदर जो है वो एक रिजेंटमेंट आती है, वो फीलिंग आती है कि यार ये हमें वी आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील, ठीक है। तो देन दोज ग्रुप्स लीव। जो है वो लोगों को जुम्मा अपनी नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि बाकी दुनिया या आपकी वो चीजें डिस्टर्ब हो रही हो। सो एनी हो, इस तरह के जब इश्यूज रहते हैं तो मैं आई पर्सनली थॉट शायद कोई जो है वो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट बाकी लोग भी इंडिया जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो वहां का एक कल्चर है जिस तरह लोग वहां से वापस आए तो $150 बिलियन की पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करी है IT, जो कि सऊदी अरब के तेल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। बाइंग एजेंसीज के दफ्तर पाकिस्तान में नहीं होता। अब जो सियालकोट का वाक़या हुआ उसके बाद मुझे बताइए कि आप कौन फॉरेनर पाकिस्तान आके रहेगा जब आपने पूरी दुनिया के अंदर अकेले इस किस्म की हरकतें करनी है कि 18 साल का बच्चा आप डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा रहे कौन ना रहे। हम उस सिम्त में नहीं जा रहे जिस सिम्त में तरक्की होती है। हम सच ये जो गौर भाई ने बात करी कि हम आपस में पॉलिटिक्स को कर दिया, या इस्लाम समझे कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अफगानिस्तान का जहाद यहाँ से कर रहा है, कश्मीर का जहाद हम कर रहे हैं। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में बात की कि 20 साल तो हम यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी से जंग करते रहे हैं, हर रोज एक बम पड़ रहा है, खुद कुछ हमला हो रहा है, जाहिर है कि उसने भी हिला के रख दिया। सर बहुत उससे फर्क पड़ा है। आपका मतलब आपका फॉरेन बायर जब यहाँ पे नहीं आएगा तो उससे फर्क पड़ेगा। आप देखें जब हम छोटे थे तो कराची में कौन सी फॉरेन एयरलाइन नहीं थी, वरना ठीक है लोन्स पहले भी लिए जाते थे, मगर ये हाल नहीं था। टर्की ने ड्रोन्स दिए हैं इंडिया को, तो जाहिर इंडिया उससे पेमेंट कर रहा है। अगर वही टर्की हमें ऑफर करे कि जी ठीक है 100 ना सही आप 10 खरीद लीजिए, तो क्या हमारे पास पैसे हैं देने के लिए? हम तो इधर उधर से मांगते फिर रहे हैं। OIC के लिए जो फंड बना है सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ एक सेकंड, OIC के लिए जो फंड बनाया है इन्होंने, उसमें कोई पैसे देने को इतना कोई खास विलिंग नजर नहीं आ रहा। अगर देंगे भी तो वो जाकर कब देंगे? मार्च में, जब तक सर्दियां तो निकल गई होंगी, जो अफगानिस्तान के गम में घुल रहे हैं। इसमें देखिए आरजू, मैं जो बात उस पर करना चाहूंगा OIC पे, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस जो समिट के इनिशिएशन जो थी वो सऊदीया ने की थी। इसमें कोई पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जिसमें कश्मीर के लिए OIC को कहा था और उन्होंने शट अप कॉल दे दी थी।